Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Jas Agrawal. I will teach you the concept of BSc first year physics. तो फ्रेंड्स आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स। आज हम समझेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी हम निकालेंगे आज, और उससे पहले हम समझेंगे स्यूडो फोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट, जिस पॉइंट से हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी दूसरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी दूसरे मोशन, या तो हम मोशन में हैं। मोस्टली केसेस में हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम जिससे हम किसी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे खड़े होकर, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हम कंसीडर कर ले कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लें। तो ये जो हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये हमारा इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा फ्रेंड्स। और जब ये पॉइंट मूव करेगा तो ये पॉइंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे जो एटमॉस्फेयर में, कोई हमारे जो आसपास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव करता है। मोस्टली जैसे हम चीज़ों को देखें तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव करती हैं। अब हमारे प्लेनेट पर अगर हम देखें तो जो भी चीज़ मूव कर रही है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, हम कहीं भी पैदल जा रहे हैं तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पर अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा फ्रेंड्स। अब मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो ट्रेन भी आगे अर्थ के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है। तो ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं हमारे। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेंड्स वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ के अगर हम पहले वाले नियम को पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उस लॉ के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यदि स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं की जा सकती बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। सिमिलरली यदि कोई चीज़ स्टेट ऑफ मोशन में है तो वह स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं लाई जा सकती बिना लगाए कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हम उस बॉडी को किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा लॉ ऑफ एनर्जी कहता है, जो कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो जो हमारे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये न्यूटन्स के इस लॉ को मानते हैं। मीन्स जब तक इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो हमारा जो क्या नाम करके उस बॉडी का स्टेट है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। If F equal to 0, external force is equal to 0, then acceleration will also be 0. बट अगर हम बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो इसमें होता है if F is equal to 0 but A is not equal to 0, मीन्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, फिर भी वो बॉडी एक्सीलरेट होती हुई दिखाई दे रही है। ये होते हैं हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि मान लीजिए हम किसी बस में जा रहे हैं, किसी बस में बैठे हुए हैं और वो बस मोशन कर रही है, और अचानक से जब उस बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो फोर्स तो हमने बस पर लगाया, बस के व्हील्स पर लगाया, बस के टायर पर लगाया, पर एक्सीलरेट हम हुए, आगे की ओर हम गिरेंगे। तो ये एक्सीलरेशन कैसे हुआ? तो ये हमारा एग्जाम्पल था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कंसीडर कर लें नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं।
कि ये एक हमारा स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये हमारा एक रोटेट कर रहा हुआ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्टेट ऑफ रोटेशन में है। तो यदि इस पॉइंट को हम यहाँ पे एक कंसीडर कर लें एक पॉइंट, और ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यदि हम यहाँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर खड़े होकर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारा पॉइंट है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब इसको लिए भी एक एग्जाम्पल है मेरे लिए। यदि आप ट्रेन में बैठे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ट्रेन में बैठे हैं और विंडो से आप बाहर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके आसपास कई सारे पेड़ होंगे, और यदि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो आपको ये पेड़ जो हैं ये इस डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देंगे, जबकि पेड़ मोशन नहीं कर रहे हैं, मोशन हम कर रहे हैं, पर ये हमें दिखाई दे रहा है। सिमिलरली इसमें होगा। अब जो अगली बात करेंगे हम स्यूडो फोर्स की। फ्रेंड्स, स्यूडो फोर्स को हम फिक्सिशियस फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है। हम अपनी इमेजिनेशन में हम इमेजिन कर सकते हैं इस फोर्स को। मीन्स वहाँ पे कोई फोर्स है, लग नहीं रहा होता, पर हमको दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है। इसके एग्जाम्पल्स के लिए यही एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल एक ऐसा है कि मान लीजिए यदि आपने एक यहाँ पर डिस्क को ले लिया और इस डिस्क के बीच में एक कोई भी पीस ऑफ वुड या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और इस डिस्क को जब हम घुमाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस डिस्क पर रखा हुआ ये भी अपने आप रोटेट करने लग जाता है, पर हमने इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने तो फोर्स डिस्क पर लगाया, पर ये भी हमें रोटेट करता हुआ दिखाई देने लगता है। तो यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इस डिस्क पर, इस ऑब्जेक्ट पर भी कोई फोर्स लगा है, और यही फोर्स कहलाता है स्यूडो फोर्स। हमने कोई ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाया, फिर भी हमें फोर्स लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हम ऐसे फोर्स को स्यूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता हुआ कुछ समय बाद कुछ इस तरीके से इस डिस्क के बाहर गिर जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल स्यूडो फोर्स का। आपको समझ में आ गया होगा स्यूडो फोर्स क्या होता है। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। तो हम चलिए अब शुरू करते हैं कोरियोलिस फोर्स को समझने के बाद। तो फ्रेंड्स, कोरियोलिस फोर्स को समझने के लिए पहले मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कंसीडर किया है जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है ये एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो स्टेबल हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हमने नाम दे दिया एस, और जो अनस्टेबल है जो रोटेट हो रहा है उसको हमने एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया, इसका नाम दे दिया। अब हम देखेंगे तो कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टेबल और रोटेटिंग, इन दोनों की ओरिजिन कोइंसीड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, मीन्स दोनों के ओरिजिन सेम है। तो यदि हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करें तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है, और उसकी डायरेक्शन हमने इसको मान लिया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। आप इफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम रिलेट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर अबाउट एन एक्सेस रिलेटिव टू अ स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम, देन इन द रोटेटिंग फ्रेम a fictitious force appears to act on a particle of mass m which is given as। यदि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम रिलेट्स करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से अबाउट एन एक्सेस, एक एक्सेस के अलोंग, रिलेटेड टू अ स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम, एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम, देन इन द रोटेटिंग फ्रेम, तब रोटेटिंग फ्रेम में एक फिक्सिशियस फोर्स एपियर होगा हमको लगता हुआ उस पार्टिकल पर जिसका मास है m, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। कोरियोलिस फोर्स का हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है
यानी कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को यदि हम एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करें, मीन्स कोई ये जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से मोशन कर रहा है। जहाँ पे ये एंगल थीटा होगा और ओमेगा टी इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यदि ये जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव में, तो रोटेटिंग फ्रेम में एक फिक्सिशियस फोर्स हमें अपीयर होगा लगता हुआ उस पार्टिकल पर। यदि हम इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करें तो हमें उस पर एक फिक्सिशियस फोर्स अपीयर होगा लगता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर से शो कर सकते हैं हम इस फोर्स को। चलिए तो हम इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। फिगर रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम S about with which another frame S dash is rotating with a uniform angular velocity ओमेगा। जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जो कि एक दूसरे फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, यानी कि एस डैश रोटेट कर रहा है और विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और जो एस डैश हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। द ओरिजिन्स ऑफ बोथ फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिन है वो कोइंसिड कर रहे हैं। सो द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस इन फ्रेम एस आर आई कैप जे कैप के कैप, while along x dash y dash z dash axis in frame s dash are I cap dash j cap dash and k cap dash। तो यदि हम यूनिट वेक्टर along x y और z एक्सिस देखें यानी कि फ्रेम s में, तो वो होंगे I कैप j कैप k कैप। सिमिलरली यदि हम s डैश में x डैश y डैश z x डैश एक्सिस के along यूनिट वेक्टर्स को कंसीडर करें तो वो होंगे I कैप डैश j कैप डैश k कैप डैश। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p पॉइंट पार्टिकल एट P इन फ्रेम S इज, तो अब ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट माना था P पॉइंट, इसको हम P नाम दे देते हैं। इस पॉइंट P के लिए जो हमारे पोजीशन वेक्टर होगा फ्रेम S में वो होगा R वेक्टर इक्वल टू I कैप X प्लस J कैप Y प्लस K कैप Z। सिमिलरली इन फ्रेम S डैश में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R वेक्टर डैश, आर डैश वेक्टर भी लिख सकते हैं आप उसको, आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, सेम चीज़, इक्वल टू आई कैप डैश एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश जेड डैश। ये पोजीशन वेक्टर हमारे दोनों फ्रेम्स के लिए है, एस और एस डैश के लिए। नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर एट ओरिजिन इन फ्रेम एस डैश। तो यदि हम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है फ्रेम एस डैश में खड़े, फ्रेम एस डैश की ओरिजिन पर खड़े हुए एक ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल पी की जो वेलोसिटी होगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर वेक्टर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे जो पोजीशन वेक्टर हैं दोनों कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो हम दोनों, माफ़ कीजिएगा, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो हमारा स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्टेबल इसलिए उसकी यूनिट वेक्टर अलग होंगे, और जो हमारा दूसरा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट होंगे, आई कैप जे कैप डैश एंड के कैप डैश। तो यदि हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम आएगा, और सेम आएगा तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ये रख सकते हैं, यानी कि उस अगर हम उस पार्टिकल या फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं तो हम उस कोई किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं तो हम उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी होगी फ्रेम एस डैश के लिए ओरिजिन पर खड़े ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल पी की वो होगी वी आर वेक्टर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो ऑपरेटर लेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो भी डिफरेंट होंगे, डी डैश अपॉन डी टी। अगर हम फ्रेम एस के लिए लेंगे तो हम डी अपॉन डी टी लेंगे, और फ्रेम एस डैश के लिए डी डैश अपॉन डी टी।
तो वेलोसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, पोजीशन वेक्टर को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर उसके ऑपरेटर से, एस डैश के ऑपरेटर से। तो यहाँ पर आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश, ये तीनों हमारे जो यूनिट वेक्टर हैं ये कांस्टेंट होंगे फ्रेम एस के लिए, फ्रेम एस डैश के लिए। मीन्स फ्रेम एस डैश के लिए जो आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश यूनिट वेक्टर हैं एस डैश के फ्रेम एक्स डैश एक्सेस, वाई डैश एक्सेस और जेड डैश एक्सेस के अलोंग जो कि कांस्टेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं फ्रेंड्स। वाई रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर एट ऑरिजिन इन फ्रेम एस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। अब फ्रेम एस के लिए जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, जो कि ऑब्जर्वर फ्रेम एस के ऑरिजिन से देख रहा होगा, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो वी आई वेक्टर होगी। वी आई वेक्टर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर ऑपरेटर डिफरेंट है, डी डैश अपॉन डी टी था वहाँ पर, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी है। तो डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर, तो डी वाई बाई डी टी ऑफ आई कैप डैश जे एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश। तो यहाँ पे अब फ्रेंड्स जो आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश हैं वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए ये वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी, क्योंकि ये जो स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, इसके लिए जो हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी यूनिट वेक्टर भी चेंज होंगे, क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली। तो जो आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश होंगे वो भी चेंज होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश हैं ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए वेरिएबल्स का वर्क करेंगे। तो हम इनको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वी आई वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के बाद। यहाँ पे हमने वही डिफरेंशिएशन का रूल लगाया मल्टीप्लिकेशन वाला। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से नज़र आने लगी फ्रेंड्स हमको। अब फ्रेंड्स हम एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश वाले कंपोनेंट जिनको हमने डिफरेंशिएट किया उनको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिसमें हमने आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश को डिफरेंशिएट करा है उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तो हमारे दोनों वी आई और वी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। सिंस द यूनिट वेक्टर्स ऑफ फ्रेम एस डैश विल आल्सो चेंज विद द टाइम एज इट्स एक्सिस विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस डैश फ्रेम के जो यूनिट वेक्टर होंगे वो रोटेट करेंगे और वो भी चेंज होंगे, क्योंकि वो एस डैश फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। वेयर डी आई कैप डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप, डी जे कैप अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस। तो यहाँ पे ये चीज़ जो हमने निकाली ये हमने इस फॉर्मूले से निकाली है, हमने पहले पढ़ा है फॉर्मूला फ्रेंड्स, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ में रिलेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हम जानते हैं। तो सिमिलरली हम इन तीनों के फॉर्मूले भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। डी आई कैप अपॉन डी आई कैप डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश, सिमिलरली ये और ये। तो अब इन तीनों की वैल्यूज़ हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से भी एक वैल्यू हमें मिलने वाली है जो कि वी आर वेक्टर की वैल्यू है। यदि आप वी आर वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे वैल्यू है ये मैच कर रही है यहाँ वी आई कैप। तो यहाँ पे इसको हम वी आर वेक्टर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो चीज़ है यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये इक्वल है हमारा वी आर वेक्टर के, तो हम यहाँ पे वी आर वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो डी आई कैप डैश अपॉन डी टी, डी जे कैप अपॉन डी टी, डी कैप अपॉन डी टी, ये इन सब की वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये भी हम पुट कर देंगे। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देने लगेगी। अब सभी इन तीनों टर्म्स से हम ओमेगा वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें सभी इन टर्म्स में ओमेगा वेक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन लेने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, और ये जो हमारी वैल्यू हमें ब्रैकेट के अंदर दिख रही है ये आर वेक्टर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे आर वेक्टर पुट कर सकते हैं। और वी आई का फॉर्मूला हम जानते हैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, वी आई का फॉर्मूला डी वाई बाई डी टी ऑपरेटर लेंगे क्योंकि ये फ्रेम एस के लिए है, और ये वी आर जो वेक्टर है वो फ्रेम एस डैश के लिए है, इसलिए ऑपरेटर भी डी डैश अपॉन डी टी होगा, डी आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देंगे फ्रेंड्स। अब जो डी वाई डी टी हम ऑपरेटर निकालेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी टर्म्स में हमें आर वेक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन लेके अगर हम कैंसिल कर दें समझाने के लिए, बस ऐसा कर दे नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे और इसको हम इक्वेशन फोर्थ लिख देंगे, और ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये हमारे ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन आ गया कि डी वाई बाई डी टी इक्वल है डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर। ये तीनों हमारे ऑपरेटर हैं यहाँ पर।
नाउ हम जानते हैं डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी टी ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्योंकि हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इसलिए हम डी आर वाई डी टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमें एक्सीलरेशन फाइंड क्यों करना है। तो डी वाई बाई डी टी को हम यहाँ पे फ्रेंड्स इस इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस अंदर डी आर वेक्टर। यहाँ पर डी आर वेक्टर का जो इक्वेशन 3 में रिलेशन हमने फाइंड किया डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी के साथ, वो भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रेंड्स। और इन दोनों का बारी बारी अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओमेगा वेक्टर और डी डैश बाई डी टी वेक्टर का। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन कुछ आगे इस तरीके से मिलेगी। फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम जो क्या नाम करके इस यहाँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का एक एक करके मल्टीप्लिकेशन, एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली लॉ से, जो कि तो इक्वेशन इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। और बाकी बचे टर्म से इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख दिया है, साइड में आप चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ये हम जानते हैं डी ओमेगा बाय डी टी वेक्टर इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी टी फ्रेम एस के लिए ऑपरेटर है और ओमेगा वेक्टर फ्रेम एस के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो फ्रेम हमारा फ्रेम एस तो रोटेट कर नहीं रहा, इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। डी वाई बाई डी टी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का है, इस वजह से डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमें डी ओमेगा बाई डी टी दिखाई दे रहा होगा इस इक्वेशन में, वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। आगे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, यहाँ पे बगल में मैंने लिख दिया डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, माफ़ कीजिएगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से शो होगी, यहाँ पर प्लस में ये फ्रेंड्स एक टर्म हमारा प्लस में ही है। और फिर हम इस रिलेशन से डी डैश स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर का रिलेशन फाइंड कर लेंगे या फिर फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। तो यदि हमारे पार्टिकल का मास हम m कंसीडर कर लें तो इस इक्वेशन में हम m को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो ये टर्म है डी डैश स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हमारा एक्सीलरेशन है फ्रेंड्स फ्रेम एस डैश के लिए, और m हमारा मास है। और हम जानते हैं न्यूटन्स के लॉ से कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे हम एफ डैश लिख सकते हैं। सिमिलरली ये भी हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक फोर्स दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे रियल फोर्स, क्योंकि ये फ्रेम एस के लिए है। और ये जो हमारा बचा हुआ क्वांटिटी है ये हमारा फिक्सिशियस फोर्स होगा, इसको हमने फिक्सिशियस फोर्स मान लिया, ये हमारा फिक्सिशियस फोर्स होगा। तो फिक्सिशियस फोर्स को हमने एफ नॉट वेक्टर से हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ नॉट वेक्टर की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, इसको हम इक्वेशन 5 देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब जो हमारा जो ये एबव फोर्स आया है इसके दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है विच इज़ नोन एज द कोरियोलिस फोर्स, जो पहला पार्ट है इसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है प्लेन के, कंटेनिंग द एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है, एंड द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी वी आर वेक्टर इन द रोटेटिंग फ्रेम गिवन बाय द राइट हैंड रूल। और जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी वी आर है वो रोटेटिंग फ्रेम उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से शो करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है माइनस एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने फ्रेंड्स छोटी क्लास में पहले पढ़ा ही होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी इसकी डायरेक्शन। तो यदि आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम का चैनल भी मैंने एक आपके लिए क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स।